नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बेटी पर अत्याचार। माधुरी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। घर में माता पिता, 4 बहन और एक भाई था। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 माधुरी और उसकी छोटी बहन कुंवारी थी। अब रिश्ते में बंधने की बारी माधुरी की थी। माधुरी के लिए कई रिश्ते देखे गए, लेकिन कुछ माधुरी को तो कुछ माधुरी के परिवार वालों को पसंद नहीं आए, क्योंकि माधुरी में सिर्फ एक ही खराबी थी कि वह शरीर से थोड़ी भारी थी। बाकी माधुरी नक्श और कटिंग तो उसकी लाखों में एक थी। देखते देखते एक रिश्ता पसंद आया। लड़का मध्यम वर्गीय परिवार से था। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से तो खानदान माधुरी के परिवार से भी दबा था, लेकिन बात विचार से खानदान माधुरी के पिता रामजतन जी को उत्तम लगा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि लड़का रामजतन जी को पहली नज़र में ही भा गया था। लड़के का रंग रूप से दक्षता और उससे भी ज़्यादा उसका हुनर, यह सब देखकर उनकी तो जैसे नज़र ही नहीं हटी। उनके बेटे को भी लड़का पहली नज़र में जच गया। लड़के के परिवार में उसके पिताजी, 2 बहनों और एक भाई थे, जिसमें से एक बहन की शादी हो चुकी थी। मिला जुला कर तीनों 20 से 25 हजार ले जाते थे, तो घर का खर्चा चलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। रामजतन जी को लड़के के पिता की एक बात मन ही मन बहुत खटक रही थी। वह यह थी कि वह अपनी लड़की की शादी के पहले सूरज की शादी क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि लड़की सूरज से बड़ी थी। तो उन्होंने बात बात में पटवारी जी से पूछ डाला, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा नहीं माने तो। नहीं, आप बोलिए, सामने से पटवारी जी ने कहा। आप पहले अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वह तो सूरज से बड़ी है। तो पटवारी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, इन बच्चों की माँ नहीं है। अगर बहू लाने से पहले बेटी को विदा कर देंगे तो हमें खाने की भी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात यह भी है कि एक बेटी जाएगी और एक बेटी आएगी तो घर आंगन भी हरा भरा रहेगा। लड़की के पिता को भी उनकी बात ठीक लगी। दोनों तरफ से सबसे अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई पक्की कर दी गई। माधुरी और उसकी माँ भी रिश्ते से बहुत खुश थे, यह सोचकर कि लड़का भी बहुत अच्छा है और परिवार भी छोटा है। पैसों का क्या है, वह तो आज नहीं तो कल हो जाएंगे। यह तो लड़की का अपना भाग्य है, माधुरी की माँ और उसके पिताजी ने सोचा। सगाई और शादी के बीच सिर्फ 1 महीने का वक्त था। देखते देखते 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और वह शुभ घड़ी आ गई जब माधुरी को अपने मायके छोड़ और ससुराल में बसेरा करना था। लेकिन शादी वाले दिन एक मुश्किल आन पड़ी थी। रामजतन जी के दूर के रिश्तेदार से यह खबर मिली कि आपने माधुरी का रिश्ता कहाँ कर दिया है। यह लोग एकदम अच्छे नहीं हैं। मेरी बेटी का घर उनके घर के ठीक बगल में है। पटवारी जी का अपनी पत्नी के साथ भी व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं था। बीमारी के अवस्था में भी वह अपनी पत्नी से काम करवाते थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी इलाज के अभाव में ही चल बसी। उनकी पत्नी को दिल की बीमारी हो गई थी, जिनके इलाज के लिए 2 लाख रुपए लगे थे, लेकिन उन्होंने रुपयों को ज़्यादा महत्व दिया। दोनों बेटियों का भी अपनी माँ के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। किसी भी काम में मदद नहीं करना और मुंह पर जवाब देना इन दोनों का स्वभाव है। हाँ, एक बात है जो अच्छी है, वह यह कि माधुरी बेटी की शादी जिस लड़के से हो रही है, वह लड़का सूरज बहुत ही भला और नेक है। यह सब सुनकर रामजतन जी एक बार तो गहरी सोच में पड़ गए कि अब करे तो क्या करे। सारे कार्ड बट गए, बारात आंगन में आने वाली है। अगर अब रिश्ता तोड़ते हैं तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
और तो और इन सब का मेरी दूसरी बेटी पर भी असर पड़ेगा, फिर उसकी शादी में भी अड़चने आएगी। यही सब उधेड़-बुन में रामजतन जी चक्कर काट रहे थे। तभी माधुरी की माँ वहाँ आ गई और कहने लगी, शादी का घर है और आप कोई काम करने के बजाय चक्कर क्यों काट रहे हैं। उन्होंने सारी बात अपनी धर्मपत्नी को बताई। एक बार तो माधुरी की माँ भी परेशान हो गई कि क्या करे, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर यह तय किया कि जिससे शादी हो रही है वह लड़का ठीक है, तो वह अपनी बेटी के साथ कुछ भी अनैतिक नहीं होने देगा। यह सब सोचकर वह खुशी खुशी बारात की स्वागत की तैयारी में लग गए। सजावट ठीक से हुई या नहीं, कैटरिंग वाले अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, वगैरह वगैरह देखते देखते शाम हो गई और बारात दरवाजे पर आ गई और सब बारात की स्वागत में लग गए। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। अब विदाई होनी थी। माधुरी की माँ, बहनें और माधुरी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बेटी को विदा तो करना ही था और समाज की रीत को निभाना ही था। अगले दिन पग फेरे की रस्म थी तो माधुरी का भाई पहुंच गया अपनी बहन को लेने के लिए। माधुरी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपने भैया को देखकर जल्दी जल्दी चप्पल पहनी और आ गई मायके, क्योंकि वह तो सुबह से ही चहक रही थी कि कब भैया आए और कब उसे लेकर जाए। घर पहुंची नहीं कि माँ के सवालों के बौछार शुरू हो गए। ससुराल में सब कैसे हैं बेटा? सब ठीक तो है ना? तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? तू ठीक तो है ना? तुझे किसी चीज़ की तकलीफ तो नहीं? वगैरह वगैरह। अरे माँ, कल रात ही तो गुजरी है वहाँ, आज सुबह तो तुम्हारे पास आ गई। अच्छा या बुरा समझने के लिए भी तो वक्त लगता है। तो माँ ने अपने भोलेपन से ठीक कहा बेटी, पर मैं माँ हूँ तो बच्चे की एक पल की दूरी भी बेचैन कर देती है। अच्छा माँ, अब ज़्यादा भावुक मत हो और ना मुझे करो। फटाफट से यह बताओ कि खाने में क्या बनाया है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं कितना भी टेस्टी खाना खा लूँ, लेकिन आपके हाथों के बने खाने में जो बात है वह किसी में नहीं है। मैं तेरे पसंद की पकौड़ी, मूली की सब्जी, आलू की सब्जी और मिस्सी रोटी बनाई हूँ। वाह माँ, जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर माधुरी ने खाना खाया, सबसे जी भर के बातें की। इतने में सुबह से शाम हो गई। फिर सूरज अपने भाई और दोस्तों के साथ माधुरी को लेने आ गया। माधुरी की माँ और माधुरी तो इस तरह रोए जा रही थी जैसे फिर से विदाई हो रही हो। बस अब शुरू होने वाली थी माधुरी के दुखों की घड़ी। सुबह सुबह माधुरी उठी और ससुराल की पहली रसोई बनाई, लेकिन यह क्या, सुबह से 9 बज गए, 10 बज गए और फिर 11 बज गए। अब तो इंतजार की इंतहा हो गई। अब माधुरी ने अपनी नज़र से पूछा, आज मासी नहीं आएंगे क्या? अब तो उनकी ननद ने यह नहीं बताया कि हमने मासी को छोड़ दिया है, पता नहीं बीमार पड़ गई होगी। माधुरी के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उसे काम में लगा दिया गया। उसने सारे बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, झाड़ू किया। उसने सोचा भी नहीं शायद दीदी आएगी और कहेंगी कि भाभी आप रहने दो, मैं कर लूँगी, अभी तो आपकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह टस से मस नहीं हुई, चुपचाप बैठी बैठी देखती रही। ससुर जी भी चुपचाप बैठकर देख रहे थे। यह नहीं कि अपनी बेटी को समझाए कि जाकर अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओ। माधुरी रोती जा रही थी और काम करती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन यह भी सोच रही थी कि एक ही आदमी के 2 चेहरे हो सकते हैं। शादी से पहले तो पापा जी बेटी बेटी करते नहीं थकते थे और आज पहले दिन से ही उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। ननद ज़्यादातर बदमाश होती है, यह तो सुना था, पर ससुर बदमाश हो ऐसा कम होता है। और रही बात सूरज की, सुबह इन सब से अनभिज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए
जो 1 सप्ताह की छुट्टी ली वह खत्म हो गई थी, इसलिए वह तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। अब यह अत्याचार तो रोज का ही था। रोज वह इसी तरह काम करती रहती और दोनों बाप बेटी चुपचाप देखते रहते। इतना नहीं, उसे अपने मायके में फ़ोन भी नहीं करने देते। जब भी फ़ोन करने बोलती तो कहते कि तुम मिस कॉल दो, फ़ोन में बैलेंस नहीं है। लेकिन माधुरी बहुत स्वाभिमानी थी, उसे मिस कॉल देना अच्छा नहीं लगता था और जब फ़ोन आता तब भी उसे खुलकर बात करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि जहाँ भी जाती ननद जासूस बनी खड़ी रहती। इसलिए चाहते हुए भी वह अपनी व्यथा किसी से कह नहीं पाती। जब भी माँ पूछती, बेटा तू ठीक तो है ना, वह ऊपरी मन से कह देती, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो ना, घर में सब ठीक है। यह कहकर वह फ़ोन रख देती थी। लेकिन माँ का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों से कितनी भी दूर क्यों न हो, लेकिन उसकी सिसकियों की आहट पहचान लेती है और फिर लड़के के पिता के स्वभाव से भी वाकिफ थी। इसलिए उसका दिल घबरा रहा था। तो उसने माधुरी के बाबूजी से कहा कि मेरा जी बहुत घबरा रहा है, आप माधुरी को ले आइए, मुझे लग रहा है कि वह बहुत तकलीफ में है। तो माधुरी के बाबूजी ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आज तो बहुत रात हो गई है, मैं कल सुबह ही जाकर उसे ले आऊँगा। दूसरे दिन संजोग से रविवार था, तो माधुरी के पिताजी ने सोचा कि फ़ोन बिना किए जाते हैं, ताकि अचानक जाएंगे तो असलियत का पता चल जाएगा और आज दामाद जी भी मिलेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। मन ही मन यही सब सोचते हुए वह अपने बेटे के साथ माधुरी के ससुराल जा पहुँचे। सबसे पहले माधुरी की हालत देखकर उसके पिताजी और भाई गुस्से से आग बबूला हो गए। माधुरी के बिखरे हुए बाल, चेहरे पर पसीना और घबराहट और हाथ में पोछा देखकर माधुरी के पिताजी ने चिल्लाकर आवाज़ दी और कहा, यह क्या हाल बना दिया आपने मेरी बेटी का। मेरी फूल जैसी बच्ची 2 महीने में मुरझा गई है। आप लोग इसे नौकरों की तरह काम ले रहे हैं, इसलिए आप इसे जब भी भेजने को कहो कोई न कोई बहाना करके मना कर देते हैं। वह आप ही थे ना जिन्होंने यह कहा था कि एक बेटी जाएगी और दूसरी बेटी आएगी। हमारे घर तो कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ खाना बनाने का काम है, बाकी सब काम के लिए मासी है। हम तो इसे अपनी बेटी बना कर रखेंगे। क्या हुआ आपके खोखले आश्वासन का। इतना सब होने के बाद भी पटवारी जी अपने निर्जलता से बाज नहीं आए और कहा कि मासी है, वह तो 4-5 दिन से बीमार है, इसलिए नहीं आई है। यह सब सुनते ही माधुरी के सब्र का बांध टूट गया और वह एक छोटे बच्चों की तरह रोती बिलखती हुए अपने पिता और भाई के गले लगते हुए बोली, मैं चुपचाप मुंह पर ठप्पी लगाकर आज तक आपका और दीदी का अत्याचार सहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं जिस दिन से ब्याह कराई हूँ उस दिन से कोल्हू के बैल की तरह सुबह से लेकर रात तक अकेले सारा काम किया है। जब फ़ोन में बात करने बोलती तो आप लोग बात नहीं करने देते। जब कभी मेरे मायके से भी फ़ोन आता तो दीदी हर वक्त सर के ऊपर खड़ी रहती। मैं तो अपनी व्यथा किसी को भी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं अगर सूरज जी को भी बताती तो उन्हें यही लगता कि मैं उन्हें परिवार के खिलाफ भड़का रही हूँ, इसलिए अंदर ही अंदर घूटती रही। यहाँ तक कि जब भी मायके जाने की बात बोलते तो यह जवाब मिलता कि क्या कोई फंक्शन है तुम्हारे पीहर में। रोज रोज बेटियों का काम ही क्या है पीहर में। अरे भगवान से डरिए पापा जी। बेटी की दर्द व्यथा सुनकर माधुरी के पिता ने कहा, बेटी अब एक पल भी तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। पटवारी जी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैंने अपनी बेटी ब्याही है, बेटी दी नहीं है। उसके बाद
माधुरी के पिता ने माधुरी से पूछा कि दामाद जी कहाँ हैं। एक बार उनकी भी राय जान लेना जरूरी है कि वह क्या चाहते हैं, क्योंकि इन लाचारी और छोटी सोच वाले लोगों के बीच करने के लिए अपनी फूल जैसी बच्ची को नहीं छोड़ सकता। तब माधुरी ने कहा कि पापा, वह कंपनी के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। आज वापसी है, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, चल हम बाहर ही इंतजार कर लेते हैं। हमें तो इन लोगों से घिन आती है। करीब 1 घंटे की इंतजार करने के बाद सूरज वापस आए। आते ही सूरज ने अपने ससुर जी और साले साहब को पैर छुए और पूछा, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज़ अंदर आइए। तब माधुरी के बाबूजी ने कहा, यह तो आप अपने पिताजी से पूछिए। तब सूरज ने अपने पिताजी से पूछा, क्या किया है आपने? आखिर बात क्या है, बताएं, चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए। यह क्या बोलेंगे बेटा, मैं बताता हूँ। इनका मुंह ही नहीं बोलने का। मेरी बेटी शादी करके आई है, उस दिन से आपके पिताजी और बहन दोनों मिलकर माधुरी को प्रताड़ना दे रहे हैं। माधुरी के आते ही इन्होंने काम वाली मासी को हटा दिया, और जब माधुरी ने पूछा कि मासी क्यों नहीं आ रही है, तो कहने लगे मासी को हटा दिए हैं क्योंकि एक आदमी का खर्च भी तो बढ़ गया है। सारा दिन जानवरों की तरह उसे काम करवाया। इतना ही नहीं, कभी फ़ोन पर बात भी नहीं करने दी, और जब कभी हम भी फ़ोन करते तो उस समय भी कान लगाकर सारी बात सुनते रहते। यह बेचारी सारी व्यथा अकेले ही सहती रही। ना इसमें आपको कुछ बताया और ना हमें बता पाई। आपको कुछ इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आप सुबह 9 बजे निकल जाते हो और रात के 11 बजे घर आते हो, और रविवार को भी अपनी बहन के लिए लड़के देखने निकल जाते हो। हमें भी यह सब मालूम नहीं चलता, लेकिन जब भी हम माधुरी को भेजने की बात करते तो आपके पिताजी बोलते कि आज उसकी ननद आई है, तो आज उसकी ननद की तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह कहकर बहाने बना देते। यह सब सुनकर सूरज को बहुत खराब लगा और उसने माधुरी से कहा, कम से कम तू मुझे तो बता सकती थी। मुझे बहुत बार शक तो हुआ तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर, लेकिन जब भी पूछता तो तुम कहती नहीं, सब कुछ ठीक है। बस बहुत हो चुका माधुरी, अब तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। पापा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लालची होने के साथ साथ इतनी छोटी सोच वाले भी हैं। माँ इलाज के अभाव में चल बसी, अपने पैसों की लालच में आकर माँ को भी खो दिया। बीमारी की हालत में भी उनसे काम करवाया। वह कहती रही कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। उस समय तो मैं बहुत छोटा था और कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन अपनी पत्नी को आपके हाथों बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मुझे तो शर्म आती है आपको अपने पिता कहते हुए। आपने मेरी पत्नी का खर्चा जोड़ा। और हाँ, जाते जाते एक बात दीदी आपसे भी कहता हूँ, कम से कम एक औरत होने के नाते आपको तो अपनी भाभी की मदद करनी चाहिए थी। भगवान ना करे कि जो माधुरी के साथ आपने किया, कल आपके साथ भी ऐसा ही हो। तो माधुरी, चलो अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ नहीं रहना। फिर एक बार सूरज माधुरी को लेकर अपनी ससुराल चला दे यार। बाद में सूरज ने रेंट पर घर ले लिया। आज दोनों खुशी खुशी है अपनी गृहस्थी में अपने बेटे के साथ। दोस्तों, एक औरत ही कभी ननद, कभी भाभी, कभी माँ, कभी सास बनती है, लेकिन उन सब रूपों में यह क्यों भूल जाती है कि वह सबसे पहले एक औरत है। और अगर एक औरत ही औरत का सम्मान नहीं करेगी और औरत को नहीं समझेगी, तो हम पुरुषों से क्या अपेक्षा रखें।
ननद को हमेशा याद रखना चाहिए कि आज जो अपनी भाभी के साथ करेगी, कल आपकी ननद भी आपके साथ वैसा ही कर सकती है। ननद और भाभी का रिश्ता तो दोस्ती का रिश्ता होता है, दिल का रिश्ता होता है। उसे प्यार से निभाएं और इस रिश्ते में कड़वाहट ना लाएं। आपको माधुरी के पति और माधुरी के पिता का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।